आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं मन लगाकर। आज हम साइंस चैप्टर 1 करेंगे, पादपों में पोषण। जेसीईआरटी का है, क्लास 7। जिस चैप्टर 1 में क्या है, जैसे कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। जैसे हम लोग 6 क्लास में भोजन चैप्टर में पढ़े हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। तो आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। जैसे भोजन में अन्य अन्य तत्व पाए जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के अन्य घटक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है चावल में मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा दाल में, वसा मिलेगा मछली में, विटामिन फलों में मिलेगा। तो भोजन के ये क्या घटक है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर ऊर्जा की ज़रूरत है, जो हमें कहाँ से पूर्ति होती है, हमें भोजन से ही पूर्ति होती है, तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो इसे हम लोग पोषक कहते हैं। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता है। बिना जितना भी सजीव है उनको भोजन की आवश्यकता होती है। निर्जीव को क्या भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। जैसे पादप जितना भी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। वो भोजन किसी भोजन का हम जैसे मनुष्य हम लोग दुकान भी जा सकते हैं, किंतु पादप दुकान जा सकते हैं नहीं जा सकते। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक ही जगह खड़े होकर अपना भोजन बनाते हैं। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे पादपों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से भी अपना क्या भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। जैसे जितना मनुष्य है ये दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम लोग चावल रोटी खाएंगे तो भी हम पेड़ पौधे धान की खेती करेंगे तभी चावल उत्पन्न होगा। तो हम लोग पेड़ पौधे या मीट खाना है तो मछली मीट जो खाना है वो दूसरा जानवर के ऊपर ही डिपेंड करेंगे हम लोग। तो ये तो हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किंतु पेड़ पौधा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं देखते हैं। बूझो जानना चाहते हैं कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो बूझो जानना चाहते हैं कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पादप में पोषण विधि, पादप में अपना पोषण विधि क्या है। केवल पादप ही एक ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। क्या पेड़ पौधा एक ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उन्हें परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ये पदार्थ उन्हें हम लोग के चारों हम लोग का पर्यावरण में ये सब पदार्थ मिलता है। पोषक पदार्थ या सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इससे पोषक तत्व या पोषक पदार्थ सजीवों क्या अपनी शारीरिक संरचना को स्वस्थ रखने के लिए, वृद्धि के लिए, ये सब के लिए क्या रख रखाव करने के लिए जरूरत है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीव द्वारा जो भोजन ग्रहण करता है और उपयोग करता है भोजन को, इसी को क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। चलिए, पोषण की विधि अलग अलग है। पोषण की विधि 3 प्रकार पोषण की विधि है। जैसे जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वपोषण कहलाता है। इसमें बोल रहा है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसी पोषण को क्या कहते हैं, स्वपोषण। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जो पादप बनाते हैं उस पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है। तो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। और विषम पोषी उससे कहते हैं जो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे पेड़ पौधे दूसरों के ऊपर तो निर्भर नहीं करता है, इसलिए वो स्वपोषी है। और विषम पोषी जैसे मनुष्य दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए वो विषम पोषी है। इतना तो समझ में आएगा, आशा करते हैं। इसके बाद क्या बोल रहे देखते हैं। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। पहले जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज से क्यों नहीं भोजन बना सकता है। क्योंकि इसके अतिरिक्त पादपों में और भी कुछ अन्य चीज़ पाया जाता है जो मनुष्य में नहीं होते हैं। तो इसी के बारे में देखते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है। पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है। क्या भोजन पेड़ पौधों में भोजन सभी भागों में भोजन का निर्माण होगा। नहीं, भोजन का निर्माण हमेशा कहाँ पर होता है, पत्तियों में, लिप्स में होते हैं, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। तो किस भागों में पादप अपना परिवेश से कच्चा सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रिया। तो पादपों में खाद्य संश्लेषण बनने की पूरी क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रिया है।
तो पत्तियों में क्या होता है, भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पेड़ पौधों में पत्तियों में। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। सभी कच्चे पदार्थ कहाँ इकट्ठा होता है, पत्तियों तक इकट्ठा होता है पेड़ पौधे में, वहीं जाके संश्लेषण होकर क्या भोजन का निर्माण होता है। जिससे मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जल मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो मृदा में पानी रहता है या पानी जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित होता है। तो जड़ द्वारा पेड़ खींचता है, पानी को खींचता है पेड़ पौधा। उसके बाद तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, और तने के माध्यम से जो जल या जड़ जो जल को खींचा हो तने के माध्यम से पत्तियों तक आएगा। पत्ती के सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जिसे को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र स्टोमाटा कहते हैं। उससे क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है वहाँ इकट्ठा होता है। इसके बाद देखते हैं, तो यह रंध्र द्वारा कोशिका या कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। वो रंध्र कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जिसे को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा। तो पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ऊपर में दिया है कोशिका। कोशिका क्या है, जैसे कोशिका क्या है, जीव की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप से अपना सभी कार्य कर सकता है, वही क्या है, कोशिका है। तो कोशिका रंध्र के चारों ओर कोशिका से घिरा हुआ होता है। तो कोशिका के बारे में क्या दिया है देखते हैं। तो आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती है। हम लोग कोई घर बनाते हैं तो ईंटों से बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। इसमें जितना भी सजीव है वो बहुत सारे छोटी छोटी इकाई, सूक्ष्म इकाई, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य का शरीर भी बहुत सारा कोशिकाओं से बना होता है, जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी वो है जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। और टेलीस्कोप वो है जो दूर की चीज़ को सामने दिखाता है, उससे क्या कहते हैं, टेलीस्कोप। तो कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ ऐसा भी जीव है जो एक ही कोशिका का बना होगा। जैसे अमीबा एक कोशिका जीव है, और मनुष्य क्या बहुकोशिकीय जीव, जिसमें हम लोग में बहुत सारा कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका उसको जो सुरक्षा देता है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है। कोशिका के अंदर में अब दिखाई मेरा, जिसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। कोशिका के आपको दिखा दे रहे हैं, ये सब क्या केंद्र है। ये सब केंद्र जो बाहर झिल्ली है, मतलब झिल्ली है, बीच में केंद्रक दिखाई मिला। कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका को जो सुरक्षा करता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका का आरेख चित्र दिया गया है, एक बताया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या हुआ था, जिससे पौधों जड़ क्या खींचेगा, पानी को खींचेगा, तना पानी को ले जाएगा कहाँ पर, पत्तियों में। उसके बाद के जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती तक पानी जल आएगा। ये वाहिकाएं जो नली के समान कार्य करती हैं, तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। ये पोषकों को पत्तियों तक पहुंचने के लिए वाहिकाएं एवं सतत मार्ग बनाती है। तो पानी को पहुंचाने के लिए क्या वाहिकाएं मदद करती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। जो पदार्थों में जो परिवहन कैसे होता है, जैसे जाइलम फ्लोएम। जैसे जाइलम क्या करता है, जल को ले जाता है। फ्लोएम क्या, जो पत्तियों में भोजन होता है उसको चारों ओर बिखरा देता है पेड़ पौधों में। तो इसके बारे में हम लोग अध्याय 2 में पढ़ेंगे। तो उसके बाद को पहले क्या जानना चाहती है, पहले जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसे क्या विशेषता है कि वो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है। तो पत्तियों में ऐसे क्या चीज़ है जो खाद्य पदार्थ को या संश्लेषित कर सकती है, मनुष्य में क्या नहीं है। तो परंतु पादपों के दूसरे भाग नहीं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या बोलता है। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिससे क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, हरा रंग का एक वर्णक होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल तो मनुष्य में नहीं होता। इसके अतिरिक्त और क्या क्या जरूरत होता है, क्लोरोफिल सूर्य के सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। और भोजन प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सूर्य का प्रकाश भी है। सूर्य का प्रकाश भी रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जल रहेगा, तभी क्या प्रकाश संश्लेषित कर सकता है, भोजन का निर्माण कर सकता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो खाद्य संश्लेषण क्या, सूर्य के उपस्थिति के बिना पेड़ पौधा अपना भोजन निर्माण नहीं कर सकेगा, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अतः हमने तो प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं,
इसका दूसरा शॉर्टकट मतलब परिभाषा ये भी कह सकते हैं हम लोग, जो पेड़ पौधों में भोजन बनाने की पूरी प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जैसे क्या वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मिट्टी से क्या लेता है, जल लेता है, सूर्य से क्या लेता है, प्रकाश लेता है, पत्तियों से क्या लेता है, क्लोरोफिल लेता है। तो इसी से क्या बनता है, भोजन बनता है। किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के रूप में। इसके बाद क्या बोलते देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बिना ये सब पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। इसलिए क्या रात के टाइम पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता, क्योंकि उस टाइम से सनलाइट नहीं मिलता है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य हमें ऊर्जा का चरम, पेड़ पौधों का मतलब ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य ही है। सूर्य के कारण ही क्या पेड़ पर है, उसके साथ और भी घटक है, किंतु मुख्य सूर्य भी है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, कल्पना कर सकते हैं? इससे क्या होगा, जितना भी जीव जंतु सभी मर जाएगा, क्योंकि मनुष्य को भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किससे भोजन मिलता है, पेड़ पौधों से ही भोजन मिलता है। जैसे हम लोग कुछ चावल खाएंगे या साग सब्जी खाएंगे तो पेड़ पौधे से, पेड़ पौधा ही है। इसी तरह जैसे मीट मछली खाएंगे तो अभी क्या या मीट मछली वो सब जंतु से मिलेगा, किंतु जंतु कैसे बचे, उसको भी चाहिए। तो सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का स्रोत। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, जितना भी जीव जंतु सभी भूख के मर जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग क्या बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाना भी हमें नहीं मिलेगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हुए हम बोले, जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होते हैं। जितना भी जैसे भी हमें सांस मतलब क्या जीने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है, तो ऑक्सीजन भी हमें पेड़ पौधा द्वारा ही प्राप्त होता है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसका हम लोग कल्पना का जीवन का संभव ही नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन का कल्पना असंभव है। वही बोल रहा है, पृथ्वी पर जीवन का कल्पना असंभव कब है, जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा, और पेड़ पौधा नहीं रहने से ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती को क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा दर्शाया गया था। क्या जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ जल, इन द प्रेजेंस ऑफ सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। क्या का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या भोजन के रूप में पेड़ पौधा ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन क्या रंध्र के माध्यम से उत्सर्जित कर देता है। और ऑक्सीजन को कौन लेता है, मनुष्य लेता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। तो मंड या स्टार्च के रूप में कौन संचित हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट। वो क्या पत्तियों, पेड़ पौधा को भी भोजन है। या क्लोरोफिल, जो है क्लोरोफिल क्या हरे रंग के वर्ण को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं हम लोग। और पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र, जो यहाँ फिगर में दिखाया गया है। इसके बाद क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं, अभी क्या दिया है, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। यहाँ दिया सौर ऊर्जा आया है, पत्तियों में आएगा, यहाँ स्टोर होगा। इसी से क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, भोजन का निर्माण होगा, यही दिया गया है। इसके बाद बूझो ने देखा कि कुछ पादों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। बूझो ने क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ पत्तियों के रंग गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग के होते हैं। क्या ये सब प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकता है? हाँ, ये सब भी जितना भी पत्ती है, कुछ हम लोग बहुत सारा सब पेड़ पौधा को देखते हैं जिसका रंग हरा नहीं होता है, फिर भी वो लोग क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकता है। तो पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरे शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो तना में भी होता है, शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मरुस्थलीय पौधों, मरुस्थल में जितना भी पादप होता है जिसमें ज़्यादा पत्तियों नहीं, उसमें तना में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इन पादपों के तना हरे होते हैं। इन पादप का जो रेगिस्तान में मिलता है पेड़ पौधा, उसका ज़्यादा पत्तियाँ नहीं रहेगा, उसका तना हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। वही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। क्रियाकलाप 1.1 में क्या बता रहा है,
क्रियाकलाप 1 बोला एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक ही प्रकार के पादप का 2 गमला लेना है। एक को अंधकार और एक को पूरा अंधेरे में रखना है और एक को बाहर रखना है और दोनों को नोटिस करना है। तो कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा इसको हम निष्कर्ष बता दे रहे हैं। तो जो अब सूर्य की उपस्थिति में रहेगा वही क्या वृद्धि करेगा, जो सूर्य की उपस्थिति में नहीं रहेगा वो क्या वृद्धि नहीं करेगा। तो इस क्रियाफल तो क्या सूर्य की उपस्थिति भी जरूरी है क्या पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति नहीं रहेगा तो अपना भोजन भी नहीं बना पाएगा। तो यही क्रियाकलाप में बताया गया है। अपने गीली दीवारें, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरी अवपंकी काय जैसे पादप हम लोग अपने चापाकल के सामने कुएं में हम लोग बहुत सारा काय देखते हैं। यह सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, एक जिन्हें सवाल कहते हैं। ये कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं सवाल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? सवाल का रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है। उसमें जो शैवाल या काय हम लोग बोलते हैं उसमें उसका रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं, वही बता रहे। तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, और क्या चीज़ बनता है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त? तो आप ये अपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही है, उसके साथ कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये सब क्या तत्व इससे बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पूरा पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें नाइट्रोजन, जैसे हम लोग को वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% क्या है? नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल से ही क्या पादपों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। याद कीजिए वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, नाइट्रोजन एक क्या है? गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक है। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते, किंतु डायरेक्ट नाइट्रोजन को पादप नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करने के लिए एक जीवाणु काम आता है, जिसे क्या कहते हैं? राइजोबियम जीवाणु। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है। नाइट्रेट को कौन लेता है? पादप लेता है। तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु है जो गैसीय नाइट्रोजन को अपने यौगिकों में परिवर्तित करता है। यौगिक मतलब नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। और इसको कौन लेता है? पेड़ पौधा लेता है। पेड़ पौधा जिससे क्या अच्छे से वृद्धि होता है, जिसका संभवतः अपने जैसे हम लोग अपने देखा है, जैसे खाद का काम करता है कौन? नाइट्रेट। कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। किसान अपने खेत में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिन्हें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। उसमें क्या नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा, जैसे हम DAP, यूरिया सब डाले, इसमें क्या नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन जैसे, और जो डायरेक्ट पेड़ पौधा रहेगा, सभी पेड़ पौधों में राइजोबियम जीवाणु नहीं होगा। दलहनी पौधों में क्या राइजोबियम जीवाणु होगा। तो इस कारण दलहनी पौधों की अगर कोई खेती करे तो उसमें ज़्यादा क्या सार गोबर खाद का देने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें जीवाणु पाया जाता है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। यही बता रहे हैं। इसके बाद देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। ये पादपों में पोषण की अलग अलग विधि है। जो विषम पोषी प्रणाली, विषम पोषी प्रणाली क्या है? इसके ऐसा विषम वैसा जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो क्या विषम पोषी। परपोषी आते हैं परपोषी में। परपोषी हुआ वैसा जीव जो दूसरों में आरोहित रहेगा, दूसरों से अपना भोजन लेगा। जिस पर ये आरोहित रहेगा, जिसका शरीर में रहेगा उसी से अपना भोजन लेगा। उस जीव को क्या कहते हैं? परपोषी। जैसे हम लोग अमर परपोषी या परजीवी कहते हैं, क्योंकि अमरबल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबल जिस पौधे में रहेगा उसी का भोजन लेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? परजीवी। तो अमरबल क्या है? परजीवी। परजीवी वो है जो किसी दूसरे के शरीर में रहेगा और उसी का भोजन को लेगा, तो ऐसा जीव को क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे जुई हम लोग मुंडी में रहता है, तो जुई क्या है? जो हम लोग के शरीर में रहेगा, हम लोग के खून को लेगा आहार के रूप में, तो जुई भी क्या है? परजीवी है। इसके बाद देखते हैं क्या है। घटपर्णी या पिचर प्लांट। घटपर्णी वह है जो छोटे मोटे कीड़ों को अपने आहार के रूप में लेता है। छोटे मोटे कीड़े, चूहे को भी आहार के रूप में लेता है। इसका आप देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है?
ढक्कन की तरह है। इसमें क्या, इससे क्या निकलता है, गंध निकलता है, आवाज़ नहीं, इससे गंध निकलता है, जिस कारण क्या कुछ छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा इसमें अट्रैक्ट होता है, जिस कारण ये अंदर चला जाता है, कि इसको ही आहार के रूप में लेते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, घटपर्णी या कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधा वो है जो छोटे मोटे कीड़ों को या छोटे छोटे चूहे को अपने आहार के रूप में लेता है। इसी को क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है घटपर्णी, पिचर प्लांट, सनड्यू। कीटभक्षी पौधों के दो अन्य उदाहरण, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। इसके बाद मृत जीवी क्या है, मृत जीवी वो है अपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। तो मशरूम क्या, सड़ा गला चीज़ से मशरूम का उत्पत्ति हुआ है। तो मृत वर्षा के दिनों में यह वृक्षों की यह सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनाएं या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। तो आइए देखें कि जीवाणुपन है तो इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो रोमसन के इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित मृत चीज या विघटित को अपने पोषक के रूप में लेता है, उसी को कहते हैं मृत जीवी पोषण कहलाती है। तो मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव, मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को मृत जीवी कहलाते हैं। तो कवक, फंजाई, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थ उगते हैं। अगर चमड़े की चीज़ में कवक उग जाते हैं, ब्रेड में कवक उग जाते हैं, यह उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। कवक का वृद्धि वर्षा ऋतु में ज़्यादा। अगर हम लोग एकदम भीगा हुआ अगर कपड़ा अलमारी में रख देंगे तो क्या होगा, इससे कवक उत्पन्न, बाद में खोल के देखेंगे तो क्या कवक उत्पन्न हो सकता है, हो हो जाता है, मतलब वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा की।